Welcome back, children. Now today we will start our second part of the video of our first chapter, French Revolution. हमने फर्स्ट पार्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, ओके, साथ ही साथ उसके कि इंक्रीज वी कैन से इंक्रीज ऑफ मिडिल क्लास, है ना, फिर आउटब्रेक्स ऑफ रेवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स उसमें पढ़े थे. आज हम फिर से नया एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. हमने देखा कि किस तरीके से सारे के सारे घटनाक्रम हुए, कैसे लुई 16 जो कि पहले अपोज कर रहा था, ओके, जो मोनार्क थे, और साथ ही साथ में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो स्टार्टिंग में जो अपोज कर रहे थे, किस तरीके से उनको नेशनल असेंबली के आगे झुकना पड़ा, साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म को अडॉप्ट करना पड़ा. ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1791 में, ओके, 1791 में क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम हुआ. और अभी तक जो लुई 16 का जो राजपाट चल रहा था, पूरी तरीके से जो राजशाही चल रही थी, अब वो किस में कन्वर्ट होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इट मीन्स राजा तो वही रहेंगे, ओके, लेकिन अब राजा के कामों को कौन वॉच करेगा, राजा के कामों के ऊपर एक तरह से एक पूरा सिस्टम होगा, एक पैनल होगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का. ओके, ये सब लोग क्या करेंगे, अब राजा के हर काम को मॉनिटर करेंगे. ये सारी संस्थाएं जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी थी, अब राजा की हर एक छोटी छोटी गतिविधि के ऊपर किसका पावर होगा, ये तीनों के तीनों उसको वॉच करेंगे. तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका किंग है, ओके, बट उसके ऊपर ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी, ये सब लोग मिलके ये लोग क्या करेंगे, राजा के जितने भी जो वर्क हैं उसको क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसको वॉच करेंगे. तो जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, ओके, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, दैट वी विल सी हियर. ओके, सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि इस घटनाक्रम में नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो मोनार्क थे, जो राजा थे लुई 16, उनकी पावर्स को क्या किया, सीज किया, उनकी पावर्स को कंट्रोल किया. इसका मेन एम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सबसे फर्स्ट एम था टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ मोनार्क, कि राजा की पावर्स को, उसकी शक्ति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए. जैसे कि हमने अभी ये ऊपर के पिक्चर में भी देखा यहाँ पे कि राजा की शक्ति को, राजा के कामों को अब यहाँ पे हमारे ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अब ये लोग क्या करेंगे, उसको जज करेंगे. ठीक है, इट मीन्स राजा अब अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले इसका यही मोटो था कि जो मोनार्क हैं उनकी पावर्स को सीज किया जाए, उनकी पावर्स को कंट्रोल किया जाए. देन सेकंड, अगर हम इसमें बात देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जैसे उसकी पावर्स को हमने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी ने क्या किया, उनको पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. ओके, अपने इंडिया में भी ये चलता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसको कहते हैं. ऐसे ही फ्रांस में भी उन लोगों ने क्या किया, दे हैव सेपरेटेड different institutions, okay, they have separated the powers among legislature, executive and the judiciary. इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या कर दिया, उन्होंने अपनी सारी पावर्स को बांट दिया. ओके, इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में उन्होंने पावर्स का डिवीजन कर दिया. एंड नाउ एज वी नो दैट टिल नाउ, ओके, द फ्रांस वाज नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट. ओके, हमने देखा स्टार्टिंग में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में लोगों को वोटिंग राइट नहीं था. ठीक है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि 3 जो एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको वोटिंग राइट था, वो भी उनकी असेंबली में से एक एक इंसान को. ठीक है, बट नाउ मीन्स द मैन दोज हु आर अबव द एज ऑफ 25, ओके, एंड दोज हु कैन पे द टैक्सेस इक्वल टू 3 days इनकम. ओके, ऐसे लोग जो कि 25 की एज से ऊपर हैं, ओके, साथ ही साथ जो टैक्सेस को पे कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम 3 दिन का अपना जो वेजेस है उतना टैक्स पे करते हों. ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ पे वोटिंग राइट दिया गया. साथ ही साथ में ऐसे लोग भी जो स्पेसिफिक कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे या जो रिच थे कंपैरेटिवली, उन पर्टिकुलर लोगों को भी वोटिंग राइट था.
उसके बाद यहाँ पे एक और कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे एक चीज़ थी कि फ्रांस में विमेन को, औरतों को वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। औरतों के पास वोटिंग राइट नहीं था और वो कैसी थी, वो पैसिव के सिटीजन्स थी, ओके। द विमेन वर द पैसिव सिटीजन्स, इट मीन्स सिटीजन्स तो थी, काम काज भी करती थी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को वो हैंडल कर रही थी, ठीक है, लेकिन घर के काम भी हैंडल कर रही थी, बट उनको कहीं पे भी उनको कह सकते हैं कि वो उनको कोई राइट नहीं था या वोटिंग राइट अभी तक भी नहीं था, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें हुई, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ओके। ये सब उनके कह सकते हैं कि ये फ्रांस ने अपने सिटीजन्स को सारे के सारे ये राइट दिए, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ओके, राइट टू स्पीच, फ्रीडम, ओपिनियन, equality before law, okay. All these rights were given by the French government, or we can say the constitutional monarchy, जो अपना जो constitutional monarchy एक फ्रेम हुआ, उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ उसमें लोगों को इतने सारे राइट्स दिए गए। एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वहाँ का जो मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो ड्राफ्ट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ, वही कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म का क्या बना, बेस बना, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट्स हम आज के अपने हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए स्पेशली क्या बना, एक बेस बना जिसने सारे लोगों को मोटिवेट किया, पूरे वर्ल्ड के लोगों को मोटिवेट किया डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए। So now the another topic is the France abolishes monarchy and became a republic. It means फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया, वो टोटली क्या बन गया, वो कह सकते हैं कि एक रिपब्लिक बन गया, एक गणतंत्र बन गया, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बेसिकली इसकी वजह से जब मोनार्की सिस्टम को हटाया गया, ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं चाहे वो कोई भी कंट्री हो, भारत हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, सबकी सब पहले किस में डिवाइडेड थी, डेमोक्रेटिक पैटर्न से पहले एक तरह से मोनार्की में डिवाइडेड थी, ठीक है, पर्टिकुलर एम्पायर्स में डिवाइडेड थी। अब फ्रांस में भी उस समय पर लुई 16 का राज था, ठीक है। अब जब इस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया गया और रिपब्लिक को बनाया गया, तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है। लोगों जो भी राजा थे उनके बीच में और लोगों के बीच में वहाँ पे इस चीज़ ने क्या किया, टेंशन क्रिएट किया, ठीक है। साथ ही के साथ हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लुई 16 तो नेशनल असेंबली के सामने झुक गए, ओके। ये लुई 16 हमारे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ प्रशिया, ओके, या नेबरिंग कंट्री के जितने भी जो राजा थे वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ओके, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, ओके। वो अपने मोनार्की के जो सिस्टम था उसको ही बचा के रखना चाहते थे, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, टेंशन डेवलप हुआ, ठीक है। जितने भी बाकी के जो नेबरिंग कंट्री के जितने जो राजा थे वो लोग फ्रांस में ये जो घटनाक्रम हुआ, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अगर फ्रांस में रिपब्लिक बन सकता है, इट मीन्स अब धीरे धीरे हमको भी अपनी मोनार्की से हाथ धोना पड़ेगा, हमको भी अपनी राजशाही से हाथ धोना पड़ेगा और हमको भी डेमोक्रेटिक पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ भी यही कि आपकी जो नेशनल असेंबली है, ओके, उसने किंग ऑफ प्रशिया एज वेल एज द ऑस्ट्रिया ओके, उनके अगेंस्ट में क्या कर दिया, उन्होंने उनके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर की, ओके। द नेशनल असेंबली, ओके, they declare the war against the Prussia, okay, and Austria. उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और thousands of volunteers arranged from the provinces to join the army.
हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उनको मिलिट्री में भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि वॉर का समय था तो ट्रूप्स की ज़रूरत थी। ओके, एंड नाउ दे सॉ दिस वॉर इज़ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग। और हम जानते हैं कि नेशनल असेंबली कब फॉर्म हुई थी, जब लुई 16 ने अपने वहाँ पे मीटिंग को असेंबल किया था। ठीक है, जब वो टैक्सेस को इम्पोज करना चाहते, जब टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते, तो उससे पहले लुई 16 ने हम कह सकते हैं कि असेंबली गैदर करा के वहाँ पे एक तीनों एस्टेट के लोगों को बुलाया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एज वेल एज थर्ड एस्टेट। बट जब थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं थे, ओके, और उन्होंने फिर अपनी एक अलग से कह सकते हैं कि मीटिंग, उन्होंने अपनी एक असेंबली फॉर्म की। साथ ही साथ नेशनल असेंबली के लोगों को क्या लगता था कि उनकी जो लड़ाई है वो लोगों की और राजा के बीच की लड़ाई है। इट मीन्स आम जनता की और राजाओं की लड़ाई है। ठीक है, आम जनता क्योंकि उस समय पे बहुत परेशान थी। हमने देखा फ्रांस की कंडीशन को कि जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो सबसे दयनीय स्थिति में थे। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे, सारा जो कर था, जो टैक्सेस थे, वो थर्ड एस्टेट के लोग ही हमारे पे कर रहे थे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने इसको एक लोगों की, राजाओं के अगेंस्ट या विरुद्ध लड़ाई के रूप में इसको देखा। उसी समय पे हम देख सकते हैं कि जो रोजे द एलिज़ले, ओके, ये जो वहाँ के जो पोइट थे, उन्होंने मसेस, जो फ्रांस का जो नेशनल एंथम था उसको लिखा, साथ ही साथ उसको गाया भी। तो ये रोजे ने जो एक कंपोजिशन किया, मसे के नाम से उसको जाना गया, और यही आज के डेट में भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि किसने फ्रांस के नेशनल एंथम को लिखा, देन इवो रोजे दे एलिज़ले। ओके, इन्होंने फ्रांस के नेशनल एंथम को लिखा, जिसे मिसेस बोला जाता है। ठीक, अब जब भी वॉर होगी कहीं पे भी तो क्या होगा, लाइक नेशनल असेंबली ने वॉर तो डिक्लेयर कर दी प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, but this particular war, it brought losses and economical difficulties, okay, to the people. लोगों के लिए ये डिफ़िकल्टीज लेके आया। ठीक है, सारे लोग तो कहाँ चले गए, जो मैन थे, जो मेल थे, वो सारे के सारे कहाँ चले गए आपके, जब डिफ़िकल्टीज आई। मैन वर इन्वॉल्व इन फाइटिंग, ओके, एंड women were left to cope up with the task of earning as well as लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। ओके, अब लेडीज़ के ऊपर स्पेशल बर्डन आ गया किसका, कि उनको अब लाइवलीहुड भी अपना अर्न करना है, अपनी लिविंग्स भी अर्न करनी है, एज वेल एज उनको अपनी फैमिली की देखभाल भी करनी है। क्यों? क्योंकि आदमी कहाँ चले गए सारे के सारे, वो वॉर में शामिल होने के लिए, मतलब एज अ ट्रुप वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वॉर कभी भी होती है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस भी लेके आती है। ठीक है, और सोशल डिफ़िकल्टीज भी लेके आती है। इट वॉज हैपन इन द फ्रांस ऑल्सो। ओके, अब एक यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, जैकोबियन क्लब। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैकोबियन क्लब, दिस पर्टिकुलर टर्म, इट मीन्स ये ऐसे लोगों का ग्रुप था जो थोड़े कम प्रॉस्परस थे, कम रिच थे। ओके, दे मे बी स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शॉप मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, ओके, ऑल सच टाइप ऑफ पीपल। ओके, लेकिन ये कैसे थे, ये कह सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले लोग थे। ठीक है, जो अपने कह सकते हैं कि व्यूज़ रखते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने एक ये जैकोबियन क्लब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो थिंकर्स थे, जो लोग थे, वो सब लोग मिलकर वहाँ पे कोई भी चीज़ को कह सकते हैं कि डिस्कस करते थे। और साथ ही साथ जो जैकोबियन क्लब के जो लोग थे, ठीक है, उनका स्पेसिफिकली एक कह सकते हैं कि एक ड्रेसअप भी था। ठीक है, कह सकते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र था, वो लोग पहनते थे। ओके, और ये उनकी पहचान थी। ये इस टाइप का जो गेटअप था, ये जैकोबियन क्लब में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का कह सकते हैं कि था उस समय पे। ठीक है, तो जैकोबियन जो क्लब था उसमें बेसिकली जो थिंकर्स थे, जो लोग अपने व्यूज़ रखना चाहते थे, जो मोनार्की के अगेंस्ट में या न्यू डेमोक्रेटिक पैटर्न को जो सपोर्ट करते थे, उस टाइप के लोग जो थिंकर्स थे वो जैकोबियन क्लब में जाके अपनी चीज़ों को शेयर करते थे। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द राइम ऑफ टेरर। ओके,
राइम ऑफ टेरर इट मीन्स 1793 से लेके आपका 1794 तक का जो टाइम था, ओके, उसको राइम ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये टाइम ऐसा क्यों था? क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपकी 1789 में ब्रेकडाउन हुआ, ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ओके, उसके बाद में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। ओके, मोनार्की सिस्टम भी ख़त्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बना फ्रांस, लेकिन फिर भी आसपास के देशों में और सब जगह पे और फ्रांस के अंदर भी क्या हो गया, एक डिससेटिस्फेक्शन था लोगों के बीच में और नोबल पीपल के बीच में, सबके बीच में। तो ये एक तरह से डर का माहौल एक पैदा हो गया था उस समय पे। स्पेशली रॉबेस्पियर जो थे, ओके, रॉबेस्पियर नाम के जो पर्सन थे, वो ऐसे इंसान थे, ओके, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट को फॉलो करते थे। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। जितने भी लोग, जितने भी दुश्मन, ओके, चाहे वो नोबल्स हों, चाहे क्लर्जी के मेंबर्स हों, कोई भी अगर मतलब उसके मेथड से कोई भी कह सकते हैं कि एग्री नहीं होता था, ठीक है, तो वो सीधा सीधा क्या करते थे, उनको अरेस्ट करते थे। ओके, द पीपल दोज हु वर द अगेंस्ट, ओके, दोज हु वर अगेंस्ट all the peoples, it may be from the clergy, it may be from the political parties, it may be from their own party. If they were not agree with his method, okay, they were arrested, imprisoned and then tried by the court, as well as they all were guillotined. Okay, उस समय पे फ्रांस में एक सजा देने का एक अजीब सा तरीका था जिसको हम गिलोटिन बोलते थे। ओके, गिलोटिन इट मीन्स एक कह सकते हैं कि हम एक मशीन होती थी, ठीक है, सपोज तो गिलोटिन एक टाइप का, एक तरह से कह सकते हैं उस समय पे पनिशमेंट देने के लिए एक मशीन होती थी। ठीक है, सपोज एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ होता था एंड देन यहाँ पे पोल्स और उनके थ्रू एक बड़ा सा ब्लेड, ओके, बंधा होता था, ये ब्लेड होता था, ठीक है, ब्लेड बंधा होता था। यहाँ पे एक्यूज जिसको भी सजा दी जाती थी वो प्रिजनर यहाँ पे होता था और इस ब्लेड की मदद से उसको क्या कर दिया जाता था, उसको काट दिया जाता था लोगों के सामने। ओके, लोगों के सामने उसको पब्लिकली, स्पेशली उस समय पे ये चलन था कि चौराहों पे लोगों के सामने जो भी एक्यूज होता था उसको काट दिया जाता था उस गिलोटिन से। और इस मशीन का नाम गिलोटिन क्यों रखा? क्योंकि जिन्होंने इन्वेंट किया उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। उन्होंने इस मशीन को कह सकते हैं कि उन्होंने इसको कह सकते हैं कि इन्वेंट किया, इस वजह से उन्हीं के नाम के पीछे इसको गिलोटिन कह सकते हैं कि नाम दिया गया। साथ ही साथ ये बी हेडेड करने के मतलब जो भी विक्टिम होता था उसकी गर्दन को काटने का काम करता था एक तरह से। और रॉबेस्पियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो धड़ाधड़ जितने भी लोग उनके अगेंस्ट में थे सबको इस तरीके से चौराहों पे कटवाने लगे थे। और इसी वजह से अंत में एक ऐसा समय भी आया जब लोग उनके खिलाफ हो गए और रॉबेस्पियर को खुद भी, ओके, उनको भी क्या किया गया, उनको भी लोगों ने उनको सज़ा दी गई। ओके, और 1794 में, ओके, 1794 में रॉबेस्पियर को भी कोर्ट ने डिसीजन लिया कि उनको भी क्या किया जाए, उनको भी जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया गया और उनको भी गिलोटिन कर दिया गया, उनको भी ये सज़ा दी गई, उनको भी हेडेड कर दिया गया भरे चौराहे पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना चैप्टर भी पढ़िए, इस वीडियो को भी देखिए और जो चीज़ें आपको जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।